Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vangshan and Emotions. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार. सो गाइस, बहुत रात हो गई और रात के वक्त मैं उठकर आई हूँ मुँह उठाकर आपके पास में ईजन फीस्ट में पार्ट लेने के लिए, क्योंकि आज लास्ट डेट है और मुझे इसका वर्जन 12 बजे से पहले डालना है. और इस वजह से ना बड़ी मुशक्क़तों के बाद में कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके मैं आ गई उठ के बस, क्योंकि मुझे ये मौका छोड़ना नहीं था. पहले इस चक्कर में कम से कम मैं स्टोरी तो डालूँगी, वरना मैं डालती ही कहाँ हूँ, इरेगुलर हो जाती हूँ. खैर, आज का वन शॉट है डिसेबिलिटी के बारे में. कोई भी एक कमी इंसान की बॉडी में है, उसके ऊपर आज का ईज़ान फीस्ट का टॉपिक रखा गया है. उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी स्टोरी लेकर आई हूँ. आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी. जो भी जैसी भी लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताना. कमेंट्स आर रियली इम्पॉर्टेंट, तो वो ज़रूर करना. तो बिना देरी के आज के इस खूबसूरत सी कहानी की शुरुआत करते हैं बाथरूम के सीन से. ऑफ कोर्स बाथरूम के सीन से, जहाँ पर एक बंदा बड़े ही आराम से नहा रहा है. ऐसा कह सकते हैं वो गा रहा है वही गाना जो हर कोई गाया करता है नहाते नहाते. संडे हो या मंडे नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए. वो इंसान भी यही गाना गुनगुनाते हुए अपने बदन को बड़े तेज़ से रगड़ रहा है, घिस घिस कर साफ़ कर रहा है, क्योंकि उसे अपने बॉडी पर एक भी जम नहीं चाहिए. आज उसका ख़ास दिन जो है, आज का दिन वो अपनी बॉडी को बिल्कुल गंदा नहीं रखना चाहता है, पूरी तरीके से क्लीन कर देना चाहता है. हम देखते हैं वो इंसान हद से ज़्यादा खूबसूरत है, लड़कियों से भी ज़्यादा. गुस्सा मत करना, ये सच है, क्योंकि उसकी बॉडी दूध की तरह सफ़ेद है. उसके नाखून भी एकदम साफ साफ ट्रांसपेरेंट है. इसके अलावा उसकी बॉडी पर, उसके बैक पर जो मोल है वो उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है. जैसे कहते हैं ना, चांद में कोई दाग है इसलिए नहीं ताकि उसे बदसूरत बनाया जा सके, बल्कि इसलिए ताकि उसे नज़र रखने से बचाया जा सके. ऐसा ही ये इंसान है. इसके बदन पर जो तिल है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसे बदसूरत बनाया जा रहा है, बल्कि इसे उन बुरी नज़रों से बचाया जा रहा है जो उसको नज़र लगा सकती हैं. मुड़ते हुए हम देखते हैं उसके कंधे तक आ रहे लंबे बाल. आजकल के ज़माने में लंबे बाल कौन रखता है, पर यह बात इस इंसान को कौन समझाए. इसके मन में जो आता है वो वही करता है. उसे लंबे बाल पसंद है तो उसने रखे हैं. उसके वो लंबे बाल जो उसके कंधे तक आ रहे हैं. जैसे वो पीछे मुड़ता है, हम देखते हैं वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है. उसकी वो ब्राउन आईज़ जिसमें खो जाने का मन करता है. उसके वो पिंकिश लिप्स जिसको टच किए बिना कोई नहीं रह पाएगा. कोई भी लड़की नहीं होगी जो उस पर फिदा ना हो. इसके अलावा उसके वो सिक्स एब्स, ओ गॉड, हर कोई उसे बस देखता रह जा सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता. उसकी कॉलर बोन जो कि साफ साफ दिखाई दे रही है. कुल मिलाकर सर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सर तक, हर जगह इंसान बस घूरता जा सकता है. पर हम लोग बेशरम हैं घूरेंगे. तो देखते हैं वो इंसान अपने आप को एक लास्ट टाइम मिरर में देखते हुए कहता है, परफेक्ट, आज मैं बिल्कुल परफेक्ट लग रहा हूँ. वेल डन विंग. विंग जो अपने आप को अपने पीठ पर थपथपाते हुए कॉन्ग्रेचुलेट करता है, शाबाशी देता है कि आज उसने अपने आप को इतना अच्छे से क्लीन किया है. लिटरली वो चमक रहा है. विंग खुद से कहता है, आज पक्का वो इंसान मेरे चंगुल से नहीं बचेगा. मुझे ब्रश भी करना चाहिए दोबारा से, ये सही रहेगा. विंग अपना टूथपेस्ट उठाता है, टूथपेस्ट लगाता है और अपने दांतों को जो पूरी तरीके से खींचता है कि उसके दांत टूट कर ही बाहर आ जाए. पर क्या करें, ऐसा नहीं होता है. अच्छे से खुद को पूरी तरीके से क्लीन कर लेने के बाद में हर जगह को उसने देख देख कर धुला था. अपने बॉडी का एक पार्ट उसने नहीं छोड़ा था जिसको उसने रगड़ रगड़ के साफ़ ना किया हो. इतना रगड़ लिया था कि उसके बॉडी पर भी लाल निशान पड़ गए थे, पर अभी तक उसे चैन नहीं मिला था. विंग अपने आप को मिरर में देख के कहता है, अब कौन सी चीज़ें जो मैंने क्लीन नहीं की है. बाल धुल लिए मैंने, पूरी बॉडी साफ़ कर ली, प्राइवेट एरियाज़ के बालों को तो मैंने काट ही लिया है, एकदम स्मूथ है. हेयर्स भी नहीं है, मेरे हाथों पर भी हेयर नहीं है,
पैरों पर भी नहीं है, नाखून भी क्लीन है, दाँत भी मैंने 2 बार घिसे हैं, आँखों में कीचड़ भी नहीं है, लिप्स भी ठीक ही लग रहे हैं। आज मेकअप भी नहीं किया मैंने, ठीक हूँ, आज तो अच्छा दिख रहा हूँ। हाँ, पूरा परफेक्ट हो गया, पूरा परफेक्ट। फिर विंग अपने कपड़े लेता है और उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से ढूंढ ढूंढ कर देखता है कि उसमें कोई छोटा सा भी निशान इस चीज़ का ना हो कि वो गंदे कपड़े हों। ये देख लेने के बाद कि वो कपड़े बिल्कुल साफ़ हैं, विंग उन्हें पहनता है। उसने एक ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना हुआ है। शर्ट को अपने जीन्स के अंदर टक इन करने के बाद में ऊपर की 3 बटन को उसने जो खोल रखा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो रिवील हो रही है वो उसे बहुत ज़्यादा सेक्सी बना रही है। उसे देखकर चक्कर खाकर गिर जाने का मन करे, इतना हॉट दिख रहा था आज विंग। पर इतना हॉटनेस किसके लिए बनाया जा रहा है, ये तो हमें विंग ही बताएगा। तो अब सुनते हैं विंग की कहानी, विंग की ज़ुबानी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विभूषण। वैसे तो मैं जियांग फैमिली का एक अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ, पर ऑब्वियसली वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि मैं उसके फैमिली में सबसे छोटा जो हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है जो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करता है। उसे लगता है मुझे दुनिया में कोई भी कुछ भी कर ले, मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाऊँगा, मुझे हमेशा उसकी ज़रूरत पड़ेगी, पर ऐसा नहीं होता है। मेरी एज 23 की समथिंग है और कुछ महीनों बाद मेरा 24th बर्थडे भी आने वाला है। स्टिल मैं अपनी जियांग फैमिली के लिए एक छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा हूँ। मेरी सिच्ची जियांग याली सबसे प्यारी, सबसे सुंदर, सबसे न्यारी हैं। उन्होंने मुझे माँ का प्यार दिया है। उनसे अच्छा इस दुनिया में मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकता। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है। वो कहें तो मैं कुछ भी कर दूँगा, कुछ भी कर सकता हूँ। उनके हर एक बात को मैं आँख बंद करके मान सकता हूँ। अगर वो मुझसे कहें कि सूरज पश्चिम से उगता है तो मैं बेझिझक कह दूँगा कि हाँ सच है, सूरज पश्चिम से उगता है। अब आती है मेरी आंट की बारी। थोड़ी सी खड़ूस है, अकड़ू है और हमेशा ऐसे जताती हैं जैसे उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, और हमेशा मेरे बारे में सज्जी से पूछती रहती हैं कि मैंने खाना खाया या नहीं, मैं स्कूल गया कि नहीं, कॉलेज में आने के बाद कॉलेज के बारे में, और अभी मेरी जॉब के बारे में और मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ सज्जे से पूछती हैं और दिखाती ऐसे हैं जैसे कि उन्हें कोई परवाह नहीं है। अब आते हैं मेरे अंकल जियांग फैमियान। उनके बारे में क्या कहूँ, उनके दोनों बच्चों से ज़्यादा उन्होंने मुझे प्यार दिया है, क्योंकि अंकल का प्यार पैसों पर डिपेंड करता है। ऐसा अंकल बोलते हैं, मैंने नहीं कहा। अंकल का कहना है कि मैं पैसे दे सकता हूँ और इसके अलावा मुझे और कुछ देना नहीं आता। तो जितना मैं पैसा दे रहा हूँ इसका मतलब यह है कि मैं उतना ही प्यार करता हूँ। सिज्जे को वो हर महीने अच्छे लिमिट के पॉकेट मनी देते थे और गा को भी। जब सिज्जे और गगा दोनों ने शादी कर ली तो अब वो उनको पॉकेट मनी नहीं देते। अब बच्चा मैं हूँ, हालांकि मैं भी जॉब करता हूँ, पर अभी भी वो मुझे हर महीने अच्छी खासी अमाउंट की पॉकेट मनी देते हैं। ये सब तो मेरे फैमिली के लोग थे, पर किसी और से भी मैं मिलवाना चाहता हूँ, किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे मैं अचानक मिला था और न जाने कैसे उससे मुलाकात हुई, पर अच्छा लगा मुझे उससे मिलकर। ऐसा लगा जैसे अपनी ज़िंदगी में कुछ खोया हुआ जो था ना वो वापस मिल गया हो। ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ जो मिसिंग थी वो हिस्सा मुझसे आके जुड़ गया हो। कंप्लीट महसूस होता है उस इंसान से बात करने के बाद, उस इंसान से एक बार मिल लेने के बाद। वो है ही इतना खास, जानकर हैरानी होगी कि वो इंसान मेरी तरह एक लड़का है। ये चीज़ कई लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कई लोगों को ये बीमारी लगती है। लोगों को लगता है कि मैं एक डिसेबल इंसान हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, क्योंकि मुझे लड़के पसंद है, क्योंकि मैं एक गे हूँ, इसलिए लोगों को लगता है कि मैं डिसेबल हूँ। मुझे इलाज की ज़रूरत है, मुझे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। कभी कभी लोग कहते हैं कि मुझे किन्हीं गोली दवाइयों की ज़रूरत है ताकि मुझे नॉर्मल बनाया जा सके, ताकि मैं लड़कियों को पसंद कर सकूं। पर कोई नहीं समझा सकता कि फीलिंग्स अंदर से आती हैं, वो कोई बीमारी नहीं होती है। वो लोग लड़कियों को पसंद करते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ, ये भी कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल है। पर हाँ,
मैं क्या कर सकता हूँ लोगों का काम ही कहना होता है। पर छोड़ो उन लोगों की बातें, मैं क्यों अपने मन में लेकर आऊँ। तुम लोग तो मेरे प्यार से मिलो, जिससे मिलकर तुम लोग सच में बहुत खुश हो जाओगे। आज मैं तुम्हें उसी से मिलवाने के लिए लेकर जाऊँगा, क्योंकि आज मेरी उसके साथ में डेट है और इसीलिए मैं इतना ज़्यादा तैयार हुआ हूँ। तुम लोग कहोगे अब मैंने कुछ मेकअप वगैरह तो किया ही नहीं है। ऑब्वियसली अगर मैं गे हूँ तो गे तो मेकअप करते ही है ना, पर्स लेकर घूमते हैं। ये मिथ है, एक्सक्यूज़ मी, ओके। गे होने का मतलब बहुत ज़्यादा मेकअप करना, लड़कियों की तरह शॉर्ट ड्रेसेस पहनना नहीं होता है। हालांकि मुझे वो पसंद है पर अभी आज नहीं किया, क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड को मेकअप से सख्त नफरत है। तुम लोगों को दिखाता हूँ, पर हाँ, कोई कुछ बोलेगा नहीं। चुपचाप तुम लोग बस सुनना हमारी बातें और हमें देखना, कुछ कहना मत। अगर उसे पता चला कि मैं तुम लोगों को अपने साथ लेकर आया हूँ तो वो मुझे शू 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 करके भगा देगा। उसे लोगों से भी एलर्जी है, इसलिए ना। चलो चलो चलते हैं। विंग कार में बैठता है। कार में बैठ करके वो ड्राइव करते हुए पहुंच जाता है अपनी लोकेशन पर। यह लोकेशन कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, कोई बहुत बड़ा होटल, या फिर कोई गार्डन, कोई पार्क, कोई बहुत अच्छी डेस्टिनेशन, या फिर कोई ज़ू, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं थी। ऐसी कोई भी जगह नहीं थी ये, बल्कि ये जगह थी उसके बॉयफ्रेंड मिस्टर लान वांग जी का घर। ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स, घर। वे हम लोगों से कहता है, तुम लोग हैरान मत हो, मैंने कहा ना चुप रहना, हो या ये मत करो। मुझे पता है हर कोई डेट पर अपने बॉयफ्रेंड के घर पर नहीं जाता है। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे पिक करने के लिए आया हूँ, हम दोनों की डेट ही उसके घर पर है। इसका रीज़न तुम लोग बस चुपचाप बैठ कर देखना, हाँ, बोलना कुछ मत। चलो चलो अंदर चलते हैं। विंग कार से निकलकर अंदर जाता है। अंदर जाते हुए वो दरवाजे की डोरबेल बजाता है। कुछ देर बाद उसके सामने वो फिगर आकर खड़ा होता है जिससे मिलने के लिए वो इतनी मुशक्क़त करके आया है। सामने लान वांगजी खड़ा था जिसने मास्क लगा रखा था, साथ ही साथ उसने ग्लव्स पहन रखे थे और अपनी पूरी बॉडी को जो उसने ढक रखा था कपड़ों के लंबे लंबे लेयर बनाकर। उसे देखकर तो कोई भी उसे या तो पागल कहेगा या फिर बेवकूफ़ समझेगा। तुम लोग नहीं समझ रहे ना बेवकूफ़? विंग हम लोगों से पूछ रहा है। मैंने कहा मैं तो नहीं समझती, तुम लोग समझते हो क्या? विंग आगे बोलता है, रंजा तुमने बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं पहन रखी। वांग जी कहता है, एक्चुअली तुम्हें पता है ना मेरी प्रॉब्लम के बारे में विंग। अगर मैं ये सब हाँ ठीक है लंजा, अभी मैं अंदर आऊँ? विंग तुम्हारे शूज़। विंग कहता है, बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल क्लीन है, मैं बस वहाँ से कार से उधर के सीधे चलते हुए आया हूँ। तुम चलते हुए आए हो, वो भी नीचे पैर रखते हुए? हाँ लंजा। विंग प्लीज़ थोड़ा दूर रहो। विंग थोड़ा दूर हो जाता है। वांग जी कहता है, शूज़ बाहर निकाल दो एंड मैं तुम्हें स्लीपर्स देता हूँ, तो वो स्लीपर्स पहन के अंदर आना, ठीक है? विंग कहता है, हाँ ठीक है रंजा। वांग जी अंदर जाता है स्लीपर्स लेने के लिए। विंग हम लोगों से कहता है, देखा तुम लोगों ने, मेरे बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी गंदगी नहीं पसंद है। तुम लोगों को अंदाज़ा तो लग गया होगा कि उसे क्या परेशानी है। OCD समझते हो क्या होती है? नहीं समझते तो मैं समझाता हूँ। विंग हाँ, तुम किसी से कुछ कह रहे थे? नहीं तो लंजा, मैं किसी से क्या कुछ कहूँगा, यहाँ आसपास कोई भी नहीं है, मैं किससे कहूँगा? तुम स्लीपर्स ले आए? लंजा तुम पिंक स्लीपर्स क्यों लेके आए हो? मुझे लगा तुम्हें पिंक कलर पसंद होगा। रंजा सीरियसली, मैंने सुना है ये कलर पसंद होता है लड़कों को, जो लोग। रंजा तुम्हें भी लगता है कि मैं डिसेबल इंसान हूँ क्योंकि मुझे लड़के पसंद है? वांग जी कहता है, नहीं नहीं ऐसा मतलब नहीं है, फिर तो मैं भी डिसेबल हुआ ना। वांग जी इतना कहकर रुक गया। फिर वो कहता है, मैं तो डिसेबल ही हूँ। विंग कहता है, रंजा ऐसा मत बोलो, ये सही नहीं है, कोई डिसेबल नहीं होता है, तुम भी नहीं हो, तुम बस अपने आप को चेयर अप करो।
विंग स्लीपर्स पहनकर अंदर जाता है, शूज़ को वही बाहर ही फेंक कर। बाहर पड़े हुए शूज़ भी विंग को गालियाँ दे रहे होंगे कि अगर तुझे मुझे पहन करके बाहर ही फेंकना था तो घर से क्यों उठा कर लेकर आया। अब देखता हूँ तुझे, जब तू बाहर निकलेगा और मुझे फिर से पहनेगा ना, मैं चुभूँगा, बुरी तरीके से चुभूँगा। खैर, शूज़ को मारते हैं गोली, आगे बढ़ते हैं हम विंग की तरफ। विंग जो रूम में आकर बैठ गया था, लिविंग एरिया एकदम क्लीन था, जैसे कि कांच चमकाया जाता है ना, जिसमें हम अपना शक्ल देख सकते हैं, वैसा अपना चेहरा विंग वहाँ के फ्लोर में देख सकता था। विंग सीधे जा करके बैठ जाता है काउच पर। वांग जी कहता है, विंग तुम बात लेकर आओगे? एक्चुअली तुम बाहर से आए हो एंड यहाँ पे एयर कंडीशनर्स रखे हुए हैं। तुम बाहर तो एयर कंडीशनर नहीं था ना? विंग कहता है, हाँ लंजा, क्यों नहीं, बिल्कुल, तुम बात लेकर आए थे ना? हाँ, मैं शावर लेकर आया था, मैं भी जाकर लेता हूँ शावर। विंग जाता है और शावर लेकर के फिर वापस आता है। वांग जी ने तब तक वहाँ पर काफ़ी सारे खाने का आइटम रख दिए थे, जो कि वांग जी ने खुद बनाए थे। चॉपस्टिक को बहुत ही सलीके से उसने रखा हुआ था टेबल के ऊपर, और हर एक चीज़ को जिस तरीके से उसने सजाया हुआ था ना, देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि वो घर में खाना परोस रहा है। उसे लग रहा था जैसे कि किसी बहुत ही लग्जूरियस रेस्टोरेंट में विंग आया हो, जहाँ पे एथिक्स और मैनर्स का इतना ज़्यादा ख्याल रखा जाता हो कि स्पून इधर से उधर भी ना हो, ऑन द स्पॉट रखी जाए, जहाँ पर उसे परफेक्टली होना चाहिए। हर एक काम परफेक्ट था। विंग वहाँ आकर बैठ गया। वांग जी कहता है, विंग तुम्हारी बॉडी से सैंडलवुड की स्मेल आ रही है। विंग कहता है, सच में? तो तुम ऐसा स्मेल करते हो, मुझे अच्छा लगता है। विंग कहता है, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझसे खुलकर बातें करते हो, दूर नहीं भागते। वांग जी अपना सर झुकाकर कहता है, मैं दूर भागना नहीं चाहता विंग, मैं खुद से परेशान आ गया हूँ, पर जब भी मैं थोड़ी भी गंदगी देखता हूँ मेरा सर घूम जाता है। मेरा या तो उसे साफ़ करने का मन करता है या फिर मुझे घुटन होने लगती है, और इसलिए मैं कभी अपने घर से बाहर भी नहीं जाता। सारा काम मैं ऑनलाइन करता हूँ, और तुम्हें खुद भी पता है ना, मैं अपने कंप्यूटर को भी दिन में 3 बार साफ़ करता हूँ। विंग कहता है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है लंजा, मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, मैं तुम्हारे साथ एक घर में ही रहूँगा हमेशा के लिए। अपने कंप्यूटर को भी मैं दिन में 3 बार क्लीन कर लिया करूँगा तुम्हारे साथ वर्क फ्रॉम होम करते हुए। बात तो यह है ना, दोनों थोड़ा थोड़ा करेंगे तभी तो हमारा रिलेशनशिप लंबा टिकेगा ना। वांग जी कहता है, विंग क्या होगा अगर लाइफ टाइम सिर्फ तुम्हें एफर्ट्स डालने पड़े, तुम्हें मेरे साथ इस 4 दीवारी में हमेशा हमेशा के लिए बंद होकर रहना पड़े? कोई बात नहीं लंजा, क्या फ़र्क पड़ता है, बाहर की दुनिया कौन सी अच्छी है, वो लोग तो मुझे एक मैं क्या बताऊँ लंजा, वो लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं मेरे बारे में। अगर मैं उनके बारे में सोचूं तो मैं तो कभी खुश रह ही नहीं पाऊँगा, इसलिए दुनिया वाले के बारे में मैं सोचता ही नहीं। वांग जी कहता है, दुनिया वालों के बारे में नहीं, आज़ादी के बारे में। विंग तुम्हारा सपना वर्ल्ड टूर करने का है, और मैं कभी अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकला। मुझे हमेशा डाउट होता रहता है। लंजा डाउट मत करो, सब कुछ ठीक रहेगा। विंग बड़ी हिम्मत करके वांग जी के हाथ पर हाथ रखता है। वांग जी ने ग्लव्स पहन रखे थे। वांग जी कहता है, तुमने हाथ धुले हैं ना विंग? लंजा मैं शावर लेकर आया हूँ तुम्हारे सामने। तुमने किसी और चीज़ को छुआ तो नहीं है ना विंग? सिर्फ तुम्हें छुआ है लंजा, मैंने और किसी चीज़ को नहीं छुआ। लंजा हमें डेट करते हुए 6 महीने से तो ऊपर हो गए हैं, तुमने बेयरली मेरा हाथ भी टच नहीं किया अब तक। वांग जी कहता है, तुम इम्पेशेंट हो रहे हो, बात वो नहीं है, बात सिंपल सी ये है कि तुम्हें एक इनिशिएटिव तो लेना होगा। तुम्हारी ओसीडी बीमारी है, मैं समझता हूँ। विंग कहता है, आई एम सॉरी लंजा, मेरा वो मतलब नहीं था। आई मीन टू से कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो। आई नो
तुम्हें इरिटेशन होती है, सफोकेशन होती है, तुम सिक्योर नहीं फील कर पाते हो, आई अंडरस्टैंड। पर अगर तुम मेरे साथ भी ट्राई नहीं करोगे तो हम दोनों क्लोज कैसे आएंगे? विंग के क्लोज आना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है लंजा। तुम्हें पता है लव लैंग्वेजेस होती हैं, वो क्या होता है? प्यार जताने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ लोग गिफ्ट्स देकर जताते हैं, तो कुछ लोग बातें करके बताते हैं शब्दों के ज़रिए, तो कुछ लोग अपने छूने का एहसास देकर बताते हैं। तो कभी बस प्रेजेंस से महसूस होता है, कुछ ना बोलें, कुछ ना करें, कोई गिफ्ट ना दें ना लें, लेकिन वहाँ मौजूद होना भी उस प्यार का एहसास कराता है। ये होती है लव लैंग्वेजेस। वांग जी कहता है तो तुम्हारी लव लैंग्वेज क्या है विंग? टच है मेरी लव लैंग्वेज। इसलिए मैंने कहा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। वांग जी कहता है पर मुझे पता है एकदम से तुम्हारे लिए ये चीज़ें आसान नहीं हो सकती, पर अगर तुम कोशिश भी नहीं करोगे तो हमारे लिए कभी कोई भी चीज़ आसान नहीं होगी और पॉसिबल ही नहीं हो सकती। लंजा, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। तुम किसी और के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकते, और ये जो भी है ना, तुम्हें पहले एक्सेप्ट करना होगा कि तुम्हें प्रॉब्लम है। वांग जी कहता है तुम एक्सेप्ट कर सकते हो कि तुम्हें प्रॉब्लम है। विंग कहता है लंजा, मेरे बारे में और तुम्हारे बारे में बहुत अंतर है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये कोई बीमारी नहीं है। तो क्या मुझे कोई बीमारी है रंजा? क्या मैं बीमार हूँ विंग? इसे बीमारी नहीं कहते, ये बस एक सोच है। और ये जो तुम्हारी थॉट प्रोसेस है, इसे कुछ हद तक बदला जा सकता है। क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? अगर तुम कोशिश करोगे तो शायद हाँ, पर तुम तो घर से बाहर भी नहीं निकलते। वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग की आंखों में देखते हुए जैसे वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपने शब्दों को वो रोक रहा हो ताकि उसे डर लग रहा है। विंग वांग जी के हाथ को थोड़ा होल्ड करते हुए कहता है लंजा, तुम्हें जो भी मन में आए वो कहने की ज़रूरत है। अपने तक मत रखो चीज़ें, मुझे बताओ। तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे मालूम भी नहीं होगा कि तुम क्या सोच रहे हो। वांग जी कहता है क्या मैं ट्राई करूं? बिल्कुल। वांग जी अपने कपड़ों की एक लेयर को उतार देता है क्योंकि गर्मी भी बहुत है। हालांकि एसी और एयर कंडीशनर चल रहे हैं, फिर भी बहुत गर्मी है। और विंग को तो अजीब ही लग रहा था वांग जी को इतने लेयर्स में देखकर। ये नॉर्मल नहीं है, बट वो काफ़ी लंबे टाइम से देखता हुआ आ रहा है ये चीज़ें। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए हम लोगों से कहता है देखा तुम लोगों ने, इतना टफ है इस इंसान के साथ में इस इंसान को प्लीज़ करना। पिछली बार जब मैं इससे मिला था, मेरे दांतों के बीच में एक पालक का टुकड़ा फंसा हुआ था, और उस टुकड़े को देखकर लंजा को इतनी ज़्यादा वॉमिट हुई कि वो बेहोश हो गया था, और उसने हॉस्पिटल जाने से भी मना कर दिया। इन द एंड मुझे अपने ब्रश करने के बाद में खुद लंजा को इंजेक्शन देने पड़े थे, जो उसकी दवाइयाँ पैनिक अटैक की रखी हुई है। लिटरली जब तक मैंने ब्रश नहीं किया ना, बेहोशी की हालत में भी उसने मुझे अपने पास नहीं आने दिया। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये तो हद से ज़्यादा हो गया, इसे तो कम करना ही होगा। विंग, हाँ लंजा, अभी ठीक है ना? मैंने 3 लेयर पहन रखी हैं बस। लंजा, मैंने कितने लेयर्स पहनी हैं? तुमने एक शर्ट पहनी है। विंग, ये वही शर्ट है ना जो तुम पहन कर आए थे। तुम्हें पसीना आया होगा, इसमें जम्स होंगे, वो तुम्हारे शरीर में चल रहे होंगे, और वही शर्ट तुमने दोबारा पहन लिया। लंजा, विंग, तुमने शर्ट क्यों नहीं बदला शावर लेने के बाद? ये तुम्हारी शर्ट है। हाँ, ये तुम्हारी शर्ट है लंजा। मेरी शर्ट ब्लैक थी और ये इसका कलर देखो।
ये भी तो ब्लैक ही है। ये ब्लैक नहीं है, ये ग्रे है। वो ब्लैक था, ये ग्रे है, और ये तुम्हारी शर्ट है। मुझे पता है तुम यू नो व्हाट लंजा, मैंने सच में बहुत ट्राई किया है। सिर्फ एक तरफ से एफर्ट्स डालना काफ़ी नहीं है। फ़िलहाल मुझे ब्रेक चाहिए। हमारी डेट को जो तुमने रुइन कर दिया है ना, देन जस्ट एन्जॉय योरसेल्फ। फ़िलहाल मुझे कुछ देर का ब्रेक चाहिए, सो जस्ट लीव मी अलोन। विंग ऐसा बोलता है और वहाँ से उठकर गार्डन में चला जाता है। जो छोटा सा गार्डन वांगची ने खुद के लिए प्रिपेयर किया हुआ है, उसमें विंग चला गया था। वहाँ पर 2 रैबिट्स रखे हुए थे जिन्हें विंग ने ही वांगजी को गिफ्ट दिया था, उसकी बीमारी का इलाज समझते हुए। अगर वांगजी इन रैबिट्स को देखेगा, क्योंकि रैबिट्स काफ़ी गंदगी करते हैं और वांगजी थोड़ा कोजी होगा इनके साथ में, तो लगता था विंग को शायद वांगजी को थोड़ी हेल्प मिले। पर हेल्प तो बिल्कुल भी नहीं मिली। उल्टा उन रैबिट्स को रोज़ रोज़ नहाना पड़ता है, क्योंकि वांगजी उन्हें रोज़ रोज़ नहलाता है। वो तो विंग का भला हो जिसने वांगजी को बोला कि रैबिट्स को दिन में 3-4 बार नहलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वांगजी को सहन नहीं होता तो वो दिन में 1 बार उन्हें बात दिला सकता है, और वांगजी ने वही किया। उसे चैन नहीं मिलता है, वरना विंग तो बस थक गया है अब। खैर, हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वांगजी विंग के पास आता है और कहता है विंग कहता है, नो लंजा प्लीज़, अभी मुझे बात नहीं करनी है। विंग कहता है, प्लीज़ लंजा गो। विंग जब देखता है कि वांगजी नहीं जा रहा है तो विंग खुद वहाँ से उठकर जाने लगता है। विंग जल्दी चल रहा था और वांगजी उसके पीछे पीछे आ रहा था। विंग ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो यहाँ नहीं रहेगा, उसे कुछ देर का ब्रेक चाहिए, तो वो बाहर जाएगा। होता है ना, आप कितनी ही कोशिश क्यों ना करो अपने लवर को प्लीज़ करने की, और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से वो आपको आपके इनिशिएटिव लेने पर भी आपको इग्नोर करे, तो बुरा लगता है। इतना बुरा लगता है कि छोड़कर चला जाने का मन करता है, और विंग के साथ भी वही हो रहा है। विंग वहाँ से उठकर आ गया और जाते जाते वो बस दरवाजे तक पहुँचा था। दरवाजे पर पहुँचकर वो पीछे मुड़कर देखने वाला था, लेकिन वांगजी से वो टकरा जाता है, क्योंकि वांगजी उसे रोकने के लिए आया था। विंग और वांगजी की हाइट लगभग एक बराबर है, 1 इंच का अंतर है। विंग 1 इंच से वांगजी से छोटा है। वांगजी विंग के इतने करीब था कि एक पल के लिए वो खुद भी वहाँ पर खड़ा रह गया। वो अपनी जगह पर जम गया था, क्योंकि इतने करीब वो आज तक किसी के भी नहीं गया। उसे जो बीमारी है उसके चलते तो उसने कभी से किसी से हाथ तक नहीं मिलाया, और इतने करीब जाना तो बहुत दूर की बात है। वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकता, क्योंकि विंग वांगजी के इतने करीब था कि दोनों की सांसें एक दूसरे को अपने होठों पर महसूस हो रही थी। कुछ देर उस बुत की जरा जम लेने के बाद में वांगजी अचानक से एक कदम पीछे हटते हुए बोलता है, विंग वो मैं। विंग कहता है, लंजा हाँ, तुम्हें कुछ रियलाइज़ हुआ क्या? जो अभी हुआ वो तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि हमारे बीच क्या हुआ? कुछ रियलाइज़ हुआ तुम्हें? वांगजी कहता है, क्या हुआ हमारे बीच? तुमने देखा नहीं, तुम मेरे कितने करीब आए और तुम्हें कोई पैनिक अटैक नहीं आया। इट वॉज रियली नॉर्मल। तुमने देखा नहीं हो, तुम अभी भी सीधे खड़े हुए हो। वांगजी कहता है, हाँ सीधा खड़ा हुआ। विंग खुश हो रहा था, पर उसकी खुशी कुछ सेकंड की थी, क्योंकि तुरंत उसकी खुशी गायब हुई जब वांगजी की नाक से खून बहने लगा। उस ब्लड को देख करके, नोज ब्लीड को देख कर विंग इतना डर गया कि तुरंत जा करके टिश्यू पेपर्स ला कर वांगजी को देते हुए बोला, सॉरी लंजा, तुम ना मुझसे दूर ही रहना। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास आने के पर तुम्हें नुकसान हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग दूर से भी बातें कर सकते हैं। जिसने कहा है कि लाइफ टाइम साथ रहने के लिए एक दूसरे को टच करने की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग साथ रह सकते हैं, एक दूसरे के प्रेजेंस को महसूस करते हुए भी बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वांगजी काउच पर जाकर बैठ गया था, लेकिन उसने अब तक एक शब्द नहीं कहा था। विंग ही बोले जा रहा था। विंग का बोलना जब ख़त्म होता है, विंग वांगजी को देखते हुए पूछता है, क्या हुआ लंजा, तुम कुछ जवाब नहीं दे रहे? वांगजी ब्लड को साफ़ करने के बाद में टिश्यू पेपर्स को डस्टबिन में डालते हुए बोलता है, नोज ब्लीड, मैं शावर लेकर आता हूँ। वांगजी वहाँ से उठकर भाग गया।
वो शावर में था, जहाँ पर वो शावर के नीचे खड़ा हुआ था। उसकी बॉडी में 2 रिएक्शन थे। एक, उसकी नोज़ ब्लीड होने की वजह से उसे बहुत ऐसा फील हो रहा था जैसे वो कीटाणुओं के साथ में जी रहा हो। ऐसा होता है, मतलब ऐसी फीलिंग थी वो जिसमें वो बस रगड़ रगड़ के उस ब्लड को, स्टेन को साफ़ कर देना चाहता हो ताकि वो ब्लड का निशान कहीं रहे नहीं। और दूसरी, उसकी अटेंशन उसकी बॉडी के रिएक्शन पर थी जो उसके लोअर एरिया में हुआ था। वो रिएक्शन जो उसकी लाइफ टाइम में आज तक उसे नहीं हुआ, जिसके बारे में उसने बस विंग से सुना था कि विंग को वेट ड्रीम आया वांग जी के बारे में, जिसकी वजह से उसने अपना बिस्तर ख़राब कर दिया। लेकिन ये चीज़ एक्चुअली प्रोसेस कैसे करती है लंजा को नहीं पता था। ये उसके साथ पहली बार हुआ और लिटरली वो इतना शॉक में था कि वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। इसलिए तो वो विंग के सामने से भागकर शावर रूम में आया था। क्या विंग एक एक्सेप्शन है? क्या विंग सच में उन बाकी लोगों से हटकर एक अलग इंसान बनेगा जिसके करीब लंजा जा पाएगा? यह सवाल उसके मन में था, पर इसका जवाब विंग नहीं दे सकता। इसका जवाब उसे विंग के साथ समय बिताकर ढूंढना होगा। हो सकता है वो साथ हो सकता है साथ ना हो, कोई भी गारंटी नहीं है इस चीज़ की। पर आज वो पता करके रहेगा। अगर विंग से वो कुछ भी करीब रह सकता है, थोड़ा भी करीब रह सकता है विंग के, तो लंजा बहुत खुश होगा, क्योंकि विंग इकलौता ऐसा इंसान है इन पूरे सालों में जिसने वांग जी के ऊपर इन 6 महीनों में एक बार भी गिव अप नहीं किया। उसकी लंजा से लड़ाइयाँ हुई, वो लंजा को छोड़कर भागा, कुछ देर शांत हुआ, अपना गुस्से को शांत करके, और फिर वापस आया। लौट कर आने वालों में सिर्फ विंग का नाम याद है वांग जी को। उसका भाई भी उसके पास दोबारा लौट कर नहीं आया। जब लंजा ने अपने स्कूल टाइम में अपने होम स्कूल्स करते हुए अपने भाई को एक बार कह दिया था कि गगा नहा कर आओ, मुझे बहुत पसीने की स्मेल आ रही है, जबकि लास्ट सीजन नहा कर आया था। उसके नहाने का तरीका बहुत कैजुअल था, पानी डाला और हो गया, साबुन उसने लगाया नहीं था। इसीलिए लंजा को ऐसा लगा। तब से लास्ट सीजन भी लौट कर नहीं आया। उसके शूशू तो पहले से ही परेशान थे इस लड़के की हरकतों से, वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी उसे छोड़कर चले गए थे। और लंजा, जिसने अपनी होम स्कूलिंग घर से की, ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए, एंड देन हर एक चीज़ उसने घर से की है। वो अपनी 4 दीवारी के बाहर की दुनिया उसने देखी ही नहीं जब तक कि वो विंग से नहीं मिला। और विंग से मिलने के बाद उसने बाहर की दुनिया देखी, पर मोबाइल के थ्रू। विंग कहीं भी जाता और उसे वीडियो कॉल करता और उसे बताता कि ये जगह इतनी सुंदर है, उतनी सुंदर है, यहाँ ये है, वहाँ वो है, और बहुत कुछ। खैर, शावर लेने के बाद में वांग जी फिर से नीचे आता है, जहाँ पर विंग उसका इंतज़ार कर रहा था। विंग के पास आने के बाद में चुपचाप जाकर वो बैठ गया था। विंग तो देख रहा था कि वांग जी के होश इतने उड़े हुए क्यों हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत हैरान हो और किसी गंभीर सोच में मग्न हो। विंग कहता है, क्या हुआ लंजा, तुम किसी सोच में गुम लग रहे हो, क्या कोई परेशानी है? अगर है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं हेल्प करूँगा तुम्हारी, कोशिश करूँगा कि प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। विंग कुछ और बोल पाता उससे पहले ही वांग जी फिर एक बार उसके करीब आया था। वांग जी को इतना करीब देखकर विंग चुप हो गया। विंग, जिसके दिमाग ने सोचना बंद कर दिया, उसके दिमाग में ना कोई सवाल ना कोई जवाब, कुछ भी नहीं था, बस वो हैरान था और अपने क्यूरियस आइज़ के साथ में वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग के करीब आया। लंजा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया ताकि उसे कोई और चीज़ फील ना हो। वो इस फीलिंग को महसूस करना चाहता था जो उसे विंग के करीब रहते हुए फील हो रही थी। जैसा कि मैंने कहा था, लंजा को 2 चीज़ें फील हो रही थी। एक ये कि उसकी ब्लड स्टेन को वो धो कर के बिल्कुल साफ़ कर देना चाहता है ताकि कहीं से कहीं तक भी जम्स उसके आसपास नज़र ना आए। दूसरा, उसकी बॉडी की वो सेंसेशन। अभी लंजा दूसरी फीलिंग पर फोकस करना चाहता है, बॉडी की उस सेंसेशन पर, जिसके बाद उसे वो अपनी ओसिटी की बीमारी ध्यान नहीं आती, उसे गंदगी की खबर नहीं रहती, वो बस उस फीलिंग में खो जाता है। इसी के चलते वांग जी विंग के करीब गया। उसके करीब जाते हुए अपने होठों को विंग के होठों पर उसने रख दिया। वो गर्माहट का एहसास ज़िंदगी में पहली बार वांग जी को हुआ, जिस गर्माहट के एहसास को वो अपनी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं भूलेगा। पहली बार का एहसास तो पहली बार ही होता है। लंजा कुछ सेकंड बाद विंग से दूर हटा
अपनी आंखों को उसने धीरे से खोला, अपने हाथों को ग्लव्स को उसने हटाया और विंग के गालों को अपने हाथों से उसने छुआ। विंग के गाल कितने ठंडे हैं, उसका बदन ठंडा है, ठंडे से वो थोड़ा थोड़ा गर्म हुआ। उसकी बॉडी ठंडे से कैसे गर्म हुई, इस चीज़ का एहसास वांग जी को अपने हाथों में हुआ। क्या ऐसा भी होता है? किसी का शरीर पहले ठंडा और फिर गर्म हो सकता है? इस सवाल का जवाब वांग जी विंग से मांगना चाहता है और वो पूछता भी है, विंग, हाँ नंजा, जब मैंने तुम्हारे गाल को छुआ था तो तुम ठंडे थे, फिर तुम्हारा गाल इतना गर्म क्यों हो गया? बॉडी टेम्परेचर है नंजा। यूजुअली बॉडी टेम्परेचर ठंडे माहौल में रहने की वजह से कूल डाउन रहता है। एसी चल रहा है, एयर कंडीशनर है, इसलिए बॉडी टेम्परेचर ठंडा था। अब क्यों गर्म है? सेंसेशन, फीलिंग्स जब इन्वॉल्व हो जाती हैं तो ये चीज़ बदल जाती है। एक तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और फिर तुम इतने मेरे करीब हो, तो ये कौन सी फीलिंग है विंग? ये इसे प्यार की फीलिंग कहते हैं। आपको ऐसी फीलिंग तब आती है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास होते हैं जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। विंग, हाँ नंजा, आई लव यू। हाँ, वांग जी कहता है, मुझे भी ऐसा फील हुआ तुम्हारे पास आने के बाद। तो मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है ना विंग? विंग जो एक बड़ी स्माइल करता है और वांग जी को बिना कुछ सोचे गले लगा लेता है। वांग जी एक पल के लिए तो ठहर सा गया था, क्योंकि उसे बचपन से लेकर अब तक किसी ने गले नहीं लगाया है। जब से उसने बोलना सीखा है तब से वो दूर रहा है लोगों से। जब भी उसकी मम्मा भी उसे गले लगाया करती थी, लंजा दूर हो जाया करता था, उसे ये फीलिंग पसंद ही नहीं आती थी। पर आज वो हैरान है, ये गर्माहट का एहसास उसे हो रहा है। होता है ना, जब आपको एक वार्म हग मिलता है तो आप अंदर से वार्मथ से भर जाते हैं, आपका मन खुश हो जाता है, आपको उछलने कूदने का मन करता है, क्योंकि उस इंसान को प्यार मिले जिससे ज़िंदगी में कभी प्यार का एहसास ही नहीं हुआ। तो एक अलग फीलिंग होती है, एकदम अलग। और उस चीज़ का एहसास शायद लंजा को हो रहा था, क्योंकि वांग जी को वो गले लगाने का एहसास मिला था जो उसने कभी महसूस ही नहीं किया। विंग फिर दूर हटते हुए बोलता है, सॉरी लंजा। पर विंग दूर हो पाता उससे पहले वांग जी विंग को गले लगा लेता है। विंग फिर वांग जी को टाइटली हग करता है, क्योंकि वांग जी ने उसे दूर जाने से ऐसे रोक लिया। तो अब उसे किस चीज़ का डर नहीं है कि लंजा गुस्सा करेगा। कुछ सेकंड ऐसे ही रहने के बाद, कुछ मिनटों के बाद में वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। एक दूसरे के आगोश से अलग होने के बाद में वांग जी तो विंग से आंखें ही नहीं मिला पा रहा था, जैसे कि उसे शर्म आ रही हो। और विंग वांग जी को टीस करने के इरादे से कहता है, क्या बात है लंजा, आज तुम कुछ ज़्यादा ही कलंगी हो रहे हो। वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, इनिशिएटिव लिया है। लंजा, तुम्हारी ऐसी बातें ना मुझे दीवाना बना रही हैं तुम्हारा। क्या हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दीवाने बन जाओ। लंजा, तुम सच में मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना मेरे साथ? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। पता है, तुमने पहली बार मुझसे कहा है, इसलिए मैं एक्सेप्ट कर लो विंग। मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो सकूँ, पूरा 100% दूँगा। और मुझे नहीं लगता इतना टफ होगा। जब मैं आज तुम्हारे पास रहकर तुम्हें गले लगा सकता हूँ तो फिर मेरे लिए कुछ भी टफ नहीं है। विंग भी हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर वो दोनों खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं और अपने डेट एंजॉय करते हैं। शाम होते होते वांग जी विंग को फिर एक बार गले लगाते हुए कहता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीकेंड पर। विंग कहता है, वीडियो कॉल उठाना मत भूलना, मैं तुम्हें वर्ल्ड की टूर कराऊंगा। वांग जी कहता है, पर मैं सच में घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। विंग कहता है,
मैं तुम्हें तब तक फोर्स नहीं करूँगा जब तक तुम खुद बाहर नहीं जाना चाहोगे। और अगर तुम्हारा मन किया तो हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर कोई भी ना आता जाता हो। तुम्हें लोगों से एलर्जी है तो हम लोगों से नहीं मिलेंगे, और ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे सफाई ज़्यादा हो। हम अपनी कार लेके जाएंगे, अच्छे से वॉश करा के। हम अपना प्लेन लेके जाएंगे, ठीक है। विंग कहता है, वांग जी कहता है ऐसे करेंगे। बाय विंग। विंग कहता है बाय। लंजा वैसे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, तुम्हारी प्रोग्रेस के हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, पर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बोलो। कैन यू गिव मी अ किस? हाँ रहने दो, कोई बात नहीं। वांग जी विंग के पास जाते हुए उसके चिक्स पर किस करके बोलता है, इनफ। विंग कहता है एब्सोल्युटली, बाय, मैं नेक्स्ट वीकेंड आऊँगा, बाय। वांग जी दरवाज़ा बंद करता है जब विंग कार में बैठकर बाहर निकल जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद में विंग कार की स्क्रीन पर देखकर कहता है, हेलो कैसा रहा आज का दिन मेरे साथ? मज़ा आया ना स्पेंड करके? मेरा बॉयफ्रेंड है ना, थोड़ा सा अकड़ू है, पर वो दिल का बहुत अच्छा है। हमेशा हमेशा ऐसा ही करता है। हालांकि उसने पूरे 6 महीने में एक बार भी मुझसे अलग भी नहीं कहा था, पर आज कहा है जब मैं तुम लोगों को मेरे प्यार से मिलवाने के लिए लाया। उम्मीद है तुम लोगों को भी अच्छा लगा होगा। पर अब देखना, नेक्स्ट डेट पे मैं तुम लोगों को अपने साथ नहीं लेके जाऊँगा। आज उसने मुझे किस किया, क्या पता नेक्स्ट डेट पे कुछ ज़्यादा हो जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मुझे देखो, सो प्लीज़ नेक्स्ट डेट पे बिल्कुल मत आना। हेलो नॉक नॉक। हम लोग तो जाएंगे, विंग मना करे या ना करे उसे बताएंगे नहीं। विंग कार ड्राइव करके अपने घर पहुंच गया था। घर पहुंचकर वो लंजा को वीडियो कॉल करता है। हाय लंजा, मैं घर पहुंच गया एंड अभी मेरा पेट भरा हुआ है तुम्हारे टेस्टी टेस्टी खाने से, तो मैं कुछ पकाऊंगा नहीं। लिटरली मैं बस सीधे बेड पर जाऊंगा और तब तक बातें करूंगा जब तक कि मेरी नींद नहीं लग जाती। तुम्हें पता है लंजा, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था। तुम मेरे साथ जो थे, मेरे लिए भी। और ऊपर से तुमने जो किया। ऐसा बोलते हुए विंग अपने लिप्स पर हाथ लगाता है। वांग जी कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? फिर विंग अपने चीक्स पर हाथ लगाता है, वहाँ जहाँ वांग जी ने उसे किस किया था। लंजा कहता है, तुम कुछ ज़्यादा शेमलेस नहीं होते जा रहे हो? नहीं तो लंजा, वैसे तुम्हें पता है जब 2 लड़के प्यार में होते हैं ना, और वो उनका वो वाला काम करते हैं। कौन सा वाला काम? डोंट टेल मी लंजा, तुम्हें नहीं पता है कि 2 लड़के क्या काम करते हैं? क्या करते हैं? बेसिकली लाइक नॉर्मली जो लोग करते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं? मैं कैसे बताऊं तुम्हें? वांग जी को देखते हुए विंग अपने बालों में ऐसे हाथ घुमाने लगता है। अपनी नेक को स्केच करते हुए वो कहता है, तुम्हें तो पता ही होगा ना नॉर्मल कपल्स क्या करते हैं। वो क्या करते हैं नॉर्मल कपल्स? वांग जी जानबूझकर विंग को टीज किया जा रहा था, और विंग को सच में लग रहा था कि वांग जी बुद्धू है, उसे कुछ नहीं पता है। विंग फिर एक बार कहता है, अरे वही ना जो नॉर्मली लोग करते हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि नॉर्मल लोग क्या करते हैं। वो एक दूसरे के साथ में एक साथ में रात को बेड पर सोते हैं। सोते हैं, पर वो वाला सोना नहीं, सोने वाला सोना नहीं, वो वाला सोना। कौन सा वाला सोना? रहने दो लंजा, तुम्हें नहीं समझ में आया, तुम बुद्धू हो। मैं बुद्धू हूँ विंग? तुम्हें नहीं समझ में आएगा। देन आई विल टेल यू कि मैं कितना बड़ा वाला बुद्धू हूँ। नेक्स्ट डेट पे मिलते हैं। मतलब तुम्हें तब समझ आएगा जब नेक्स्ट डेट पे तुम मुझे मिलोगे, और मैं तुम्हें बताऊँगा कि नॉर्मल लोग क्या करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ, बाय, गुड नाइट, लव यू।
हाँ लव यू। फ़ोन कटने के बाद में विंग सोचता है लंजा ने क्या कहा। हाँ हो, वो मुझे टीज कर रहा था, उसे उसे सब कुछ पता था। मुझे नहीं पता था कि लंजा का बच्चा ऐसी हरकत भी कर सकता है। उसे उसे सब कुछ पता था, पर वो जानबूझकर मुझसे सवाल कर रहा था क्योंकि मुझे टीज करना चाह रहा था। इसे तो मैं बताऊंगा, कल बताऊंगा इसे कॉल करने के बाद में। मुझे पागल बनाने की हिम्मत कैसे की। अगले 6 दिन कुछ इसी तरीके से बीतते हैं। लंजा तो पूरे 6 दिन विंग को जिस तरीके से टीज कर रहा था ना, विंग से तो झेला नहीं जा रहा था। विंग वांग जी को बार बार बोल रहा था कि वो उसे बताएगा कि एक्चुअल में पावरफुल कौन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीकेंड का सीन, जहाँ पर विंग फिर एक बार रेडी होकर अच्छे से उसी तरीके से क्लीन तरीके से बात लेकर के निकल चुका था। हर बार की तरह वो क्लीन हो गया था और निकल गया था अपनी डेट के लिए। फिर एक बार वो उसी घर के सामने था जिस घर के सामने हमने उसे पिछली बार देखा था। विंग अपने जूतों को बाहर फेंक देता है, स्लीपर्स पहनता है, अंदर जाता है, शावर लेकर फिर एक बार वापस आता है और वांग जी से कहता है तो आज का प्लान है, आज के हम लोग हमारे इस छोटे से प्यारे से लंजा तुम्हारे घर में हनीमून मनाने वाले हैं। वांग जी कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने खुद को बहुत रेडी किया है इस चीज़ के लिए। क्या बात कर रहे हो लंजा तुम भी। मैं तो सीरियस हूँ विंग, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। हाँ ट्राई करना चाहता हूँ मतलब क्या तुम्हारा, ये कोई हलवा पूरी नहीं है। आई मीन ये कोई नूडल्स नहीं है जिसे बस तुमने ट्राई किया और हो गया। तुम्हें पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वांग जी कहता है जैसे लव मेकिंग कहते हैं उस बारे में। लंजा डोंट टेल मी, तुमने ये सब कुछ इंटरनेट से पढ़ा है। और मैं कहाँ से पढ़ूँगा, मेरे पास पहले कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है, तुमसे पहले मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं था, मेरे भाई ने मुझे कुछ नहीं बताया और किसी से मैंने कुछ नहीं पूछा, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, तो मुझे कौन बताता। तुम वो ऑनलाइन वाली चीज़ें मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, मैं सब बिल्कुल नहीं करने दूंगा। विंग की बात पर वांग जी कहता है ऐसा नहीं है विंग, मैं ऑनलाइन की चीज़ें तुम पर एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा, मैं तुमसे पूछ कर तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँगा। हाँ मतलब मुझे नहीं पता है पर तुम्हें तो सब कुछ पता होगा, तो मैं तुमसे पूछूंगा और फिर एक्सपेरिमेंट करूँगा। हाँ तो मैं तुम्हें करने दूँगा, मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा तुम्हारे ऊपर। तुम्हें पता है 2 लड़कों के बीच में एक बॉटम होता है और एक टॉप होता है, तो हम दोनों के बीच में टॉप मैं रहूँगा। अच्छा, ऐसा बोलते हुए वांग जी विंग के करीब आता है। विंग के वो करीब आता जा रहा था जिस तरीके से विंग पीछे जाता जा रहा था। विंग इतना पीछे गया कि वो सीधे काउच पर गिर गया। वांग जी उसे अपने हाथों के बीच में लेते हुए कहता है तुम टॉप करना चाहते हो लेकिन तुम मेरी फ्लर्टिंग तक स्टैंड नहीं कर सकते, तो मुझे क्या झेलोगे। विंग कहता है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, अपने मुंह से चुप रहो, कोई बकवास मत करो। तुम मुझे चुप करा सकते हो अपने इन प्यारे प्यारे होंठों से। लंजा ये लाइन तुमने इंटरनेट पे पढ़ी है ना। हाँ क्या तुमने ही पढ़ी थी। नो वे, ये सारी फ्लर्टिंग की लाइन्स, ये सब कुछ तुमने इंटरनेट पे पढ़ा है। ये जो सीन तुमने मेरे साथ किया ये भी तुमने इंटरनेट पे पढ़ा है ना। पर इसने काम किया है, इसका मतलब इंटरनेट झूठ नहीं बोलता, काफ़ी सारी चीज़ें काम करती हैं। जा प्लीज़ स्टॉप इट। तुम मुझे स्टॉप होने के लिए बोल सकते हो जब तुम थक जाओ तो। लंजा क्या हुआ, मैं चाहता हूँ कि तुम इतनी ज़ोर से मेरा नाम चिल्लाओ। मौन करते हुए। नो वे, आई कांट एग्जिस्ट इट। मैं जा रहा हूँ, आई कांट स्टैंड इट। मैं जा रहा हूँ, हटो मेरे ऊपर से हटो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हटा के देख लो। लंजा ऐसा ना हो मैं तुम्हारी 7 पुश्त नाश कर दूँ। तुम एक बार हिम्मत तो करके देखो, फिर तुम्हें मैं बताता हूँ 7 पुश्ते को नाश कैसे करते हैं। वांग जी इतना टीजिंग हो गया था कि विंग सच में स्टैंड नहीं कर पाया और वो लिटरली अपने हाथों को अपने फेस पर रखता है, अपने पाम के बीच में अपने फेस को छुपाते हुए कहता है प्लीज़ लंजा मुझे टीज करना बंद करो।
वांग जी विंग के ऊपर से हटते हुए बोलता है, ठीक है, हम लोग आज मूवी नहीं देखेंगे बल्कि रैबिट्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, चलो। वांग जी विंग को बिल्कुल अपने गोद में उठा लेता है, अपने आगोश में भर लेता है, जैसे ब्राइडल स्टाइल कैरी करते हैं वैसे। विंग कहता है, ये क्या बकवास स्टाइल है, जा मुझे नीचे उतारो। वांग जी कहता है, ये तो नॉर्मल है ना विंग, तुम बॉटम बनने वाले हो तो तुम्हें तो प्रिंसेस स्टाइल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। विंग कहता है, प्रिंसेस स्टाइल ट्रीटमेंट मैं तुम्हें दूंगा, उतारो मुझे। विंग, तुमने मेरे ऊपर चिल्लाया, तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे। विंग कहता है, आई एम सॉरी। देन सॉरी के बदले में तुम्हें कैरी करके ले जाऊंगा। लंजा, चुप रहो। वांग जी विंग को सच में कैरी करके गार्डन में लेके जाता है, वहाँ रैबिट्स के बीच में उतारता है और फिर एक रैबिट्स को लेकर वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। दोपहर का टाइम ऐसे ही निकालते हैं और इवनिंग के टाइम पे वांग जी कुकिंग करता है। देन दोनों साथ में अपना खाना एंजॉय करते हैं। लास्ट लिविंग का वापस जाने का टाइम आ गया था। वांग जी कहता है, मैं सच कह रहा हूँ विंग, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो तुम आज यहीं रुकोगे? हाँ, पर लंजा तुम्हें पता है ना, तुम किसी स्ट्रेंजर का अपने घर में आना बर्दाश्त नहीं कर पाते। तुम मेरे घर हर वीकेंड आते हो। हाँ, तो मैं स्ट्रेंजर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तुम स्ट्रेंजर नहीं हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तुम मेरे घर में रुक सकते हो, मेरे साथ रह सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर होती है तुम हेल्प भी कर सकते हो। विंग को समझाने के बाद में विंग उस वीकेंड को वहीं पर रुकता है। वो दोनों एक बेड शेयर करते हैं, एक साथ बस वहाँ पर लेटे रहते हैं। बीच में ऐसे कोई वांग जी ने वॉल बनाई थी पहले एक ब्लैंकेट से, एंड रात के टाइम पे उस ब्लैंकेट को भी वांग जी ने हटा दिया था ताकि वो फील कर सके सच में क्या उसे वांग जी को विंग से सच में परेशानी है या नहीं, क्या वो विंग को स्टैंड कर सकता है या नहीं। एंड लिटरली ऐसा हुआ। वांग जी सुबह होते होते महसूस करता है कि उसके ऊपर इतना वजन रखा हुआ है ना कि वो हिल भी नहीं पा रहा है। अपनी आंखें खोल कर देखता है तो विंग किसी पांडे के बच्चे की तरह वांग जी से ऐसे लिपटा हुआ था कि अगर उसने अपना हाथ भी हटाया तो वांग जी उसे छोड़कर भाग जाएगा। विंग की जब आंखें खोलती हैं तो वांग जी को अपने नीचे बेचारा बेबस पाता है। बेबस बेचारा लेटा हुआ था। विंग कहता है, हो लंजा, तू मेरे साइड में क्यों आए, इसलिए मैंने तुम्हें गले लगा लिया। वांग जी अपने कंधों को मसाज करते हुए बोलता है, अगर तुम अपने पीछे देखोगे तो पता चलेगा कौन किसके कॉर्नर में आया है। विंग अपने पीछे देखता है तो पूरा इलाका खाली पड़ा हुआ था बेड का, और विंग खुद महाशय वांग जी के ऊपर आकर के पांडे की तरह चिपक गए थे। वांग जी कहता है, दिखाई दिया। विंग कहता है, ये मेरी गलती है, पर मैं क्या करूँ, मैं हमेशा अकेले बेड पे सोता था तो मैं हर कहीं उछलता कूदता रहता हूँ। अभी तुम पास में हो तो मैंने तुम्हें ऐसे पकड़ लिया, जकड़ लिया। तुम्हें परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं हुई, तो फिर क्या दिक्कत है। ऐसा बोलकर विंग वांग जी के लगभग गोद में बैठ गया था। विंग वांग जी के गोद में बैठ तो गया था, साथ ही साथ उसने अपने हाथों को वांग जी की नेक में भी डाल दिया था। वांग जी विंग के वेस्ट को पकड़ते हुए बोलता है, क्या कर रहे हो? प्रिंसेस वाली फीलिंग ले रहा हूँ। तुमने खुद को प्रिंसेस मान लिया। क्या करूँ, तुम इतने ऑसम हो, खुद को बॉटम बनाने में भी अलग ही मज़ा है। अगर टॉप बनता तो भी अच्छा लगता, पर तुम्हारे साथ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे मैं बॉटम रहूँ या फिर टॉप, फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी कहता है, मुझे ज़रूर पड़ता है, मैं बॉटम नहीं बन सकता। हो लंजा, तुम कितने सेल्फिश हो। मैं तो ऐसा ही हूँ। इसके बाद वो दोनों एक साथ रहने लगे थे। वांग जी के घर में काफ़ी सारा सामान विंग ला के रख दिया था। विंग कमरे को इतना कबाड़ा कर देता था और वांग जी सब कुछ साफ़ करता था। उसका काम डबल हो गया था। वांग जी जब अकेला रहता था उसे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था क्योंकि घर हमेशा साफ़ रहता था और वो रोज़ क्लीनिंग करता था। लेकिन अभी दिन में 3 बार क्लीनिंग करनी पड़ती है क्योंकि विंग वहाँ से कभी अपने कपड़े यहाँ पटकते हैं, कभी
अपना सामान फैला देते हैं। तो कभी पानी गिराना, कभी जूस गिराना, कभी फ्रिज की बोतल से सीधे डायरेक्ट पानी पी करके खुली बोतल छोड़ देना, कभी ग्लास साफ़ ना करना, कभी कॉफ़ी बनाना और कॉफ़ी मशीन ऐसे ही छोड़ देना, कभी कॉफ़ी फैला देना, कभी शीट्स को बाहर फेंक देना। ऐसी हज़ार चीज़ें विंग करता है और वांग जी हर बार उसे प्यार से समझाता है। विंग हर बार अपनी गलती रियलाइज़ करता है, पर हर एक बार वही एक मिस्टेक दोहराता है। ऐसे करते करते फिर 6 महीने गुजर गए थे, पर इन 6 महीनों में कर्लिंग एंड लाइट किसेस के अलावा उन दोनों के बीच में ज़्यादा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था, पर ये भी बहुत बड़ी प्रोग्रेस थी। स्पेशली वांग जी जैसे इंसान के लिए तो काफ़ी बड़ी प्रोग्रेस थी। उन दोनों की फर्स्ट एनिवर्सरी के दिन वांग जी विंग के लिए केक बनाता है। विंग कहता है, जा ये हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, हम दोनों साथ में हमेशा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हुए आए हैं, कभी हम तुम्हारे घर से बाहर भी नहीं गए। तुम किसी को बुलाना चाहते हो? मेरी सिज्जे और गगा। चिंता मत करो, मैं उन दोनों के पार्टनर्स को, उनके बच्चों को बिल्कुल इनवाइट नहीं करूँगा, सिर्फ मेरी सिज्जे और मेरा गगा। तुम्हारे गगा को भी कॉल करके बुला सकते हैं, तुम्हारे शुशु को भी बुला सकते हैं, बस ये 4 लोग, और हम किसी को नहीं बुलाएंगे। वांग जी को लिटरली मनाने के बाद में वो मान जाता है और विंग उन 4 लोगों को कॉल करके बुलाता है। जब लांसचन और लांचरन को कॉल करके बताया गया था कि विंग वांग जी की तरफ से उन दोनों को इनवाइट कर रहा है उन दोनों की एनिवर्सरी के लिए, लांसचन को तो इतना झटका लगा था कि वो जो ऑफिस में काम कर रहे थे उनके हाथ से फ़ोन वही छूट कर गिरने वाला था। वो तो भला हो उनके सेक्रेटरी का जिसने उनके फ़ोन को पकड़ लिया, अदरवाइज़ वो टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता। लांसचन अपने फ़ोन को देखते हुए कहते हैं, तुमने कहा तुम मेरे भाई लान वांगची के बॉयफ्रेंड हो, एंड तुम लोगों की एनिवर्सरी के दिन तुम लोग हमें इनवाइट कर रहे हो। विंग कहता है, आप लोग आओगे तो आपको पता चल जाएगा, एंड आप शुशु से भी कह देना, एक्चुअली मैं कॉल करूँगा, अच्छा नहीं लगेगा। इवनिंग के टाइम में जब सच में लांचरन वहाँ आते हैं तो वो 2 और लोगों को वहाँ पाते हैं। वहाँ पर जियांग यानली और जियांग चेंग भी बैठे हुए थे। जियांग चेंग लांचरन को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है, आप जानते हैं ना? जियांग चेंग कहता है, हाँ जानता हूँ, ये मेरे बॉस हैं, मैं इनके यहाँ पे सेक्रेटरी हूँ। विंग कहता है, हाँ कितनी छोटी दुनिया है। लंजा देखो सब लोग आ गए। वांग जी वहाँ पर सबके लिए फूड सर्व करता है, पर सब लोगों से दूर बैठता है। विंग ने सबको बोल दिया था, स्पेशली अपने भाई और बहन को, कि वो लंजा से दूर ही रहे। उसको किसी का टच बर्दाश्त नहीं होता है और उसे गंदगी बिल्कुल सहन नहीं होती है। वो लोग गिफ्ट्स भी लेकर आए थे वांग जी के पसंद के अकॉर्डिंग। जिन गिफ्ट्स का सजेशन अपने भाई और बहन को विंग ने दिया था, और जो गिफ्ट्स लांचरन और लांचचन लेकर आए थे वो विंग के प्रेफरेंस के हिसाब से लेकर आए थे, जिसका सजेशन उन लोगों ने वांग जी से कॉल करके लिया था। देन फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के बाद में सब लोग घर चले गए थे। लास्टली वहाँ पर विंग और वांग जी बचे थे। सब सफाई कर लेने के बाद में फाइनली वांग जी कहता है, लोगों के साथ में पार्टी करना इतना ज़्यादा हेडेक क्यों होता है? विंग कहता है, संजय तुम्हें अच्छा नहीं लगा सब लोग जब यहाँ आए थे तो? वांग जी कहता है, थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करता, थोड़ा अटपटा लगा नए लोगों से मिलकर, तुम्हारे भाई और बहन को मैं नहीं जानता, पर अच्छा लगा इतने सालों के बाद किसी के साथ में अपनी खुशी बांटकर। विंग कहता है, तुम्हें और भी अच्छा लगेगा जब तुम मेरे साथ बाहर घूमने जाओगे। संजय तुम चलोगे ना? वांग जी विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, अगर मैं मना कर दूँ तो? विंग कहता है, तुमने मेरी बात मानी है, जिसके चलते आज तुम अपने फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर पा रहे हो। तुम मेरी बात मानोगे तो हो सकता है थोड़ा और सोल्यूशन मिल जाए। ज़्यादा कुछ नहीं तो तुम बस बाहर जाकर घूम पाओ, एटलीस्ट दुनिया की खूबसूरती अपनी आंखों से देख पाओ। इस 4 दीवारी के अलावा भी बहुत सारे खूबसूरत मंजर हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं, खूबसूरत व्यूज़ हैं जिन्हें तुम अपनी आंखों से देख पाओगे।
वांग जी कहता है ठीक है, सच में लंजा? अब जब तुमसे प्रॉमिस कर दिया है तो मैं करूँगा। विंग बहुत खुश था एंड उस दिन वो दोनों अपना फाइनल स्टेप भी कंप्लीट करते हैं। वांग जी जो खुद को फोर्स नहीं कर रहा था, बल्कि वो उस फीलिंग को एंजॉय कर रहा था। उस फीलिंग को एंजॉय करते करते उसने विंग के साथ में अपना लास्ट स्टेप कंप्लीट किया एंड उन दोनों की लव मेकिंग के बाद में उन दोनों का प्यार और भी गहरा हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का वन शॉट एफएफ? जो भी जैसे भी लगा हो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एफएफ में, तब तक लेटा टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।